सोचिए, एक पीढ़ी जिसे लोग अक्सर नाकारा कहते हैं, यूजलेस कहते हैं, उसी पीढ़ी ने, उसी जेनजी ने नेपाल में पूरी की पूरी सरकार गिरा दी है। ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था। हालात इतने बिगड़ गए कि विरोध की आग प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गई और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। किसी ने सच में ये सोचा भी नहीं था। तो सवाल उठता है, आखिर ये नौबत आई कैसे? क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजहें तो कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो देखिए, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और इस मामले में वो चिंगारी थी सरकार का एक बहुत ही विवादास्पद फैसला, पूरे देश में सोशल मीडिया पर बैन लगा देना। अब सरकार का तर्क क्या था? उनका कहना था कि भाई हम तो ये नफरत और फेक न्यूज रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सड़क पर उतरे लोगों को उन्हें इसमें कुछ और ही दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि ये उनकी आवाज दबाने की एक सीधी सीधी साजिश है। और इस बैन की लिस्ट में लगभग सब थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, सारे बड़े नाम। पर एक बात बड़ी अजीब थी, टिकटॉक पे कोई रोक नहीं लगी थी। ये बात भी लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो उस बारूद में लगी जो नेपाल के समाज में सालों से धीरे धीरे जमा हो रहा था। ये आंकड़ा देखिए, नेपाल में 2024 में 20.82% युवा बेरोजगार थे। मतलब हर 5 में से एक नौजवान के पास कोई काम नहीं था। जरा सोचिए इस हताशा के बारे में। देश में मौकों की कमी का आलम यह था कि हजारों युवा पैसे के लिए किसी और देश की लड़ाई यानी रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने तक को तैयार थे। ये उनकी बेबसी और हताशा को दिखाता है। तो एक तरफ तो ये तस्वीर थी, और दूसरी तरफ थे राजनेताओं के बच्चे, जिन्हें लोग नेपो किड्स कह रहे थे। वो सोशल मीडिया पर अपनी आलीशान जिंदगी, अपनी महंगी गाड़ियां, अपनी विदेशी छुट्टियां दिखा रहे थे। ये जो दो अलग अलग नेपाल की तस्वीरें थीं, इसी ने गुस्से की आग में घी का काम किया। लोगों का ये दर्द और गुस्सा एक पोस्टर पर लिखी लाइन में मानो सिमट कर रह गया था। उस पर लिखा था, नेताओं के बच्चे विदेश से गुच्ची के बैग लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में। तो मामला सिर्फ असमानता का नहीं था, जड़ में था भ्रष्टाचार। देश की लगभग हर बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर करप्शन के गंभीर आरोप थे। इससे लोगों को लगने लगा था कि ये पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है। और इस करप्शन को एक तरह का कानूनी कवच मिला हुआ था। 2006 से एक नियम है जिसे पॉलिटिकल इम्यूनिटी कहते हैं। इसके तहत किसी भी पॉलिसी डिसीजन के लिए नेताओं पर कोई जांच नहीं हो सकती। मतलब एक तरह से उन्हें हर कार्रवाई से पूरी छूट मिली हुई थी। और फिर वो दिन आया, वो दिन जब शांति से अपनी बात रखने की कोशिश और सरकार की ताकत आमने सामने आ गई। एक ऐसा टकराव जिसके बाद वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। तारीख थी 8 सितंबर 2025। सुबह सुबह हजारों छात्र शांति से संसद की ओर बढ़ रहे थे। दोपहर होते होते पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। लेकिन शाम तक हालात बेकाबू हो गए और पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चला दी। ये कार्रवाई कैसे बढ़ी, इसे समझिए। पहले पानी की बौछारें, फिर रबर की गोलियां और आखिर में असली गोलियों से सीधी फायरिंग। और नतीजा दिल दहला देने वाला था। 19 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा घायल। इस एक घटना ने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया। इस क्रूर कार्रवाई के बाद लोगों का जो सब्र था वो टूट गया। अब उनका गुस्सा बेकाबू हो चुका था और यहीं से सरकार के पतन की कहानी शुरू हुई। सरकार को शायद लगा कि वो हालात संभाल लेगी। उन्होंने घबराकर सोशल मीडिया पर से बैन हटा दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब ये लड़ाई सिर्फ एक बैन के बारे में नहीं रह गई थी। अब ये लड़ाई पूरे सिस्टम को बदलने की बन चुकी थी। और फिर तो बस ताश के पत्तों की तरह सब ढहने लगा। गृहमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं के घरों को आग लगा दी। सेना को हेलीकॉप्टर से अधिकारियों को बाहर निकालना पड़ा और आखिर में 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो नेपाल की ये क्रांति हमें क्या सिखाती है? ये एक बहुत सीधा सा सवाल पूछती है कि क्या होता है जब लोगों की आवाज को पूरी तरह से